हमारे घर जब से मुलाजमा आई थी, मुझे मेरे शौहर की नजरें मशकूक लग रही थी। मैंने मुलाजमा को काम से निकलवाने का सोच लिया था, लेकिन जैसे ये बात करती तो नंद कहराम मचा देती थी कि ऐसी गलती ना करूं। पर नंद की एक ना सुनी और मैंने फौरन ही मुलाजमा को निकाल दिया। लेकिन अगले ही दिन शौहर मुलाजमा को वापस ले आया और कहने लगा कि अगर इसे दोबारा से घर से निकाला तो वो मुझे तलाक दे देगा। इस डर से सहम गई, पर एक दिन जैसे ही अपने रूम में गई तो शौहर को मुलाजमा के साथ देखकर हैरान हो गई, क्योंकि वो दोनों। मेरा नाम आयशा है, मेरा ताल्लुक दरमियाने तबके से है। अब्बा की कपड़ों की दुकान थी जिससे घर का छोटा मोटा खर्चा चल जाता था। मेरी अम्मा 2 बहनें थीं। इस तरह अब्बा 2 भाई थे। मेरी खाला की शादी चचा से हो गई थी, लेकिन इनकी शादी के बाद ही इनके नसीब बदल गए थे और वो लोग काफी अमीर हो गए थे। अम्मा को भी काफी हैरानी होती थी, क्योंकि अब्बा और चचा की शादी इकट्ठी हुई थी, लेकिन अब्बा इस पर भी राजी थे जो रिस्क इन्हें मिल रहा था। मेरी खाला की सोच भी अमीरी के साथ साथ अमीर हो गई थी। वो अपनी बेटियों के रिश्ते काफी अमीर घरों में तलाश कर रही थी। इनकी 2 ही बेटियां थीं और वो यही चाहती थी कि दोनों बेटियों की शादियां इकट्ठी कर दी जाएं। मेरी खाला की दोस्तियां भी अपने जैसे लोगों के साथ थीं, तो इन्हें काफी आसानी से रिश्ते मिल गए थे और यूं खाला अपनी बेटी की शादी की तैयारी करना शुरू हो गई थी। पर अम्मा को जैसे पता चला तो वो अब भी यही कहती थी कि मेरी शादी भी अमीर घर में हो जाए और मैं भी राज करूं। लेकिन मैं अम्मा को समझाती थी कि अमीरी गरीबी से कुछ भी नहीं होता। जो नसीब में लिखा होता है इससे ना ही कम मिलता है ना ही ज्यादा। पर अम्मा की सुई एक ही बात पर अटकी होती थी कि अब मेरा रिश्ता भी बड़े और ऊंचे घराने में हो ताकि मैं भी राज करूं। अम्मा ने काफी रिश्ते वाली आंटियों को मेरे लिए रिश्ते का कह दिया था। अब्बा ने भी अम्मा को समझाया था, लेकिन शुरू से ही अम्मा जज्बाती थी। वो किसी की कहाँ सुनती थी। मेरी खाला की बेटियों की शादी काफी धूमधाम से हुई थी। जैसे इनकी शादी हुई तो अम्मा ये कहती थी कि मेरी शादी भी अभी हो जाए, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इस वक्त मैं 10वीं जमात में थी। मैं आगे पढ़ना चाहती थी। अम्मा को समझाने लगी कि वो इतनी जालिम ना बने और मेरे ख्वाब यूं चकनाचूर ना करे। पर अम्मा के आगे किसी की भी नहीं चलती थी। एक रिश्ते वाली ने खानदान का बताया तो अम्मा को वो पसंद आया, क्योंकि वो अमीर तो थे पर खाला की बेटियों के ससुराल वालों से कम अमीर थे। पर अम्मा ये चाहती थी कि मेरा ससुराल इनसे ज्यादा अमीर हो। पर इसके बाद कोई भी रिश्ते वाली खातून हमारे घर नहीं आई, जिससे मुझे यही लगता था कि शायद मामला रफा दफा हो चुका है। लेकिन एक दिन जैसे ही स्कूल से आई तो अम्मा काफी खुश थी और मुझे जल्दी से खबर सुनाई कि तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है। मैंने अम्मा को कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है और क्या अब्बा को इस बात की खबर है। अम्मा कहने लगी कि हाँ, सब कुछ तय हो गया है और अब कुछ ही वक्त के बाद तुम्हारी शादी है। मैं इस दिन से उदास हो गई थी। अम्मा को तो बहुत खुशी थी, क्योंकि लड़के वाले बहुत अमीर थे। अम्मा मुझे यही समझाती थी कि शादी के बाद सास और शौहर की खिदमत करना तो सारी जिंदगी सुखी रहोगी, और शौहर भी मेरी बात मानेगा। कुछ ही देर के बाद मेरी शादी हो गई थी। मेरी सास काफी अच्छी थी, वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। अम्मा मुझे बहुत प्यार करने लगी थी, कहने लगी थी कि तुम्हारी किस्मत तो चमकने लगी है। वो रोजाना ही मेरी नजर उतारती थी, पर एक चीज नोट करके मुझे काफी अजीब लगा था। वो ये था कि मेरे शौहर काफी चुप चुप रहता था और वो मुझसे सिर्फ मतलब की बात करता था। मेरी सास ने भी ये बात नोट की तो संजीदा मिजाज है। सास शादी के 1 हफ्ते बाद ही मुझे कहने लगी कि तुम अपने मेके चली जाओ। मैं हैरान होगी कि कोई सास इतनी अच्छी कैसे हो सकती है कि खुद ही मेके भेज रही है। लेकिन सास के अच्छे होने की कसर मेरी नंद ने पूरी कर दी थी। वो मुझे देखकर ही मूड बना लेती थी। जब भी हम नई मुझसे बात करने लगते थे तो मेरी नंद को देखकर वो भी सीरियस हो जाते थे। मुझे काफी अजीब लगता था। नंद मुझ पर हुक्म चलाती थी और मैं भी अपना घर बचाने के लिए इसकी हर बात मानती थी। घर में काफी मुलाजमा होती थी। जब भी कोई काम करने लगती तो सास मुझे मना कर देती और समझाती कि तुम मुलाजमा से काम करवाया करो। मैं भी दिल में शुक्र करती थी कि इतनी अच्छी सास किस्मत वाली को मिलती है। पर नंद जैसे ही सुनती तो अपनी माँ को कोसती थी, पर सास नंद को चुप करवा देती और मुझे तसल्ली देती कि नंद की बात हम पर कान न धरे करे। मैं भी चुप कर जाती थी। एक दिन मेरा सूट काफी खराब था और वो मुझे पहनना था। मैंने मुलाजमा को बुलाया और इसे सूट धोने का कहा। जब नंद ने ये सुना तो वो मुलाजमा को मना करने लगी कि तुम्हें इस औरत का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। पर मुलाजमा काफी मासूम थी और इसने मेरा वो सूट धो दिया था।
मुझे इससे खास हमदर्दी होने लगी थी। वो मुझे देखने से कभी मुलाजमा नहीं लगती थी, लेकिन सास इस पर काफी जुल्म करती थी, जबकि वो मुलाजमा ज्यादातर नंद के साथ इसके रूम में होती थी। ऐसा लगता था कि नंद ने इसे अपने लिए रखा हो, लेकिन रात को मुलाजमा अकेली बैठती थी। जब मैंने इसे अपने रूम में बुला लिया था, क्योंकि बाहर काफी ठंड थी, वो मेरे साथ बैठ गई थी। शौहर के आने का वक्त हो गया था। जैसे शौहर रूम में आया तो मुलाजमा को देखकर वो कंफ्यूज हो गया था। मुलाजमा जल्दी से नजरें चुराने लगी थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। शौहर फ्रेश होने चला गया। मैंने मुलाजमा को चाय का कहा और खुद अपना काम करने लगी। कुछ देर बाद जैसे ही रूम में आई तो मुलाजमा शौहर को चाय दे रही थी, पर जैसे शौहर को देखा तो वो मुलाजमा के हाथ पर अपना हाथ रख रहा था। ये सब देखते ही मेरा दिल बेचैन हो गया था। मेरी शादी को भी दिन ही कितने हुए थे और अपने शौहर की ऐसी हरकत पर मैं शक में मुब्तला हो गई थी। मैं खुद को धोखे में नहीं रख सकती थी, क्योंकि अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। मैंने सास से बात करने का फैसला किया और इनसे मुलाजमा का पूछा कि आखिर वो कौन है, क्योंकि वो अपने हुलिये से मुलाजमा नहीं लगती थी। तो सास कहने लगी कि वो नंद की सहेली थी, लेकिन गुर्बत की वजह से वो बहुत मजबूर हो गई थी। वो काम की तलाश में थी, इसलिए हमने इसे काम पर अपने पास रख लिया था। वो अब दूसरी मुलाजमा को काम देती थी और इनकी निगरानी करती है, जबकि नंद के सारे काम वही करती थी। मैंने जैसे सास को बताया कि शौहर मुलाजमा के हाथ पर हाथ रखकर बैठे थे, इस बात का मैं क्या मतलब समझूं। मैं काफी गुस्से में थी, तो सास ने मेरी बात को मजाक में टाल दिया कि अब मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। नईम तो इसे अपनी बहन समझता है और इसके हालात की वजह से वो इसका हमदर्द है। मैंने ना चाहते हुए भी सास की बात पर यकीन कर लिया, पर मैं मुलाजमा पर नजर रखने लगी थी। वो जब भी मेरे शौहर को देखती थी तो उसका चेहरा लाल हो जाता था, जैसे वो शर्मा रही हो। ये सब कुछ मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन मेरा सब्र जवाब दे गया और मैंने मुलाजमा को बाजुओं से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। मेरी सास ने किसी भी रद्द-ए-अमल का इजहार ना किया, पर नंद ने सारा घर सर पर उठा लिया था कि मेरी हिम्मत भी कैसे हुई कि मैंने इसे घर से क्यों निकाला है। वो मुझे धमकी देने लगी थी कि नईम को जैसे ही पता चलेगा वो तुम्हें तलाक दे देगा। इस धमकी की वजह से मैं काफी डर गई थी। मैं अब नईम का इंतजार करने लगी थी। वो जैसे ही आए तो नंद इसको बताने लगी कि इस मुलाजमा को मैंने घर से निकाल दिया है। नईम इस वक्त खाना खा रहे थे, पर जैसे इन्होंने नंद की बात सुनी तो वह नवाला इनके हाथ में रुक गया था और वो मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। मैं सहम गई थी। नईम फौरन मेरी जानिब आए और मेरा बाजू दबोचकर मुझे झंझोड़ कर कहने लगे कि अगर तो इसको कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज तो तुमने ये हरकत कर ली, लेकिन आइंदा अगर तुमने ये हरकत की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये बातें थी या तीर थे जो मेरे सीने पर लग रहे थे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी अपना सामान बांधूं और इस घर से चली जाऊं। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस घर में रहने का और कोई जवाब भी नहीं बनता था। जब अपना शौहर अपने सामने किसी पराई औरत का साथ दे रहा हो और हमारी नजरों के सामने ऐसी हरकतें कर रहा हो जिससे शक या पूरा यकीन हो जाए कि वो शौहर कुछ तो छुपा रहा है। मैं फौरन अपने कमरे में गई और सामान पैक करने लगी। जैसे मैंने सामान पैक किया तो मेरी सास रूम में आ गई। इन्होंने मुझे समझाना शुरू कर दिया कि नईम जज्बाती है, वो इसे बहन समझता है, पर मैंने सास की एक ना सुनी और इन्हें दो टोक कह दिया कि मैं अपने घर जा रही हूँ। सास ने मेरी मिन्नतें की और कसम उठाई कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा और वो नईम को समझाएंगी। सास रोने लग गई थी। वो हाथ जोड़ने लगी कि इस बात पर भी मैं रुकने पर मजबूर हो गई थी। कुछ देर बाद ही नईम इस मुलाजमा को वापस ले आए थे। वो मुलाजमा मुझे अब एक आंख भी नहीं भाती थी, तो अब इस घर में काफी खुश फिरती थी, क्योंकि वो जान गई थी कि नईम ने इसका साथ दिया है और वो मेरे खिलाफ हो गए हैं। सास ने नईम को समझाया था। वो अब भी मुझे कहती थी कि मैं नईम के साथ खुश रहूं। मैं इनकी बात का मतलब समझ गई थी कि सास क्या चाहती है। सास चाहती थी कि नईम और हमारा वारिस आ जाए। ये बात मुझे नईम ने भी दो टोक कह दी थी कि वो अपनी माँ के लिए ये सब चाहते हैं, इन्हें मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं है। अचानक ही मैं उम्मीद से हो गई तो नईम का मेरे साथ रवैया काफी बेहतर हो गया, पर जैसे इस मुलाजमा को पता चला कि हम दोनों ठीक हो गए हैं तो वो मुलाजमा फिर से नईम की हमदर्दी मांगने लगी और इसकी तवज्जो अपनी तरफ खींचने लगी थी। मैंने ये चीज भरपूर नोट की थी। ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। तभी मैंने नईम को कहा कि मैं आखिरी महीने अपने मेके गुजारना चाहती हूँ। नईम ने भी मुझे इजाजत दे दी थी। मैं जानती थी कि अब वो आजाद हो जाएंगे और अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे, लेकिन मैं भी मजबूर थी। मेरी कैफियत ही कुछ इस तरह की थी कि मैंने मेके जाने को तरजीह दी। जैसे वहां गई तो अम्मा मुझे समझाने लगी कि तुमने क्या कर डाला है,
क्यों अपना घर अपने हाथों से बर्बाद कर रही हूँ। पर मैं अम्मा को क्या कहती। अम्मा से कहने लगी कि नईम जैसा मर्द मेरी मुट्ठी में कभी नहीं आ सकता। अम्मा ने मुझे सुकून से ना रहने दिया और कहने लगी कि मैं वापस अपने ससुराल चली जाऊं। मैं एक हफ्ता भी अपने मेके ना रही और जल्दी से ससुराल चली गई। मैंने नईम को भी ना कहा कि वो मुझे वापस ले जाएं। मैं खुद ही चली गई, पर जैसे ही मैंने अपने ससुराल में कदम रखा तो कोई भी घर पर मौजूद नहीं था। अचानक मेरे कमरे से अजीब सी आवाज आ रही थी। जैसे ही मैं अपने रूम में गई तो वो आवाज तो मुलाजमा और नईम की थी। मैं नईम को देखकर हैरान हो गई थी। वो मुलाजमा से काफी हंसकर बात कर रहे थे, लेकिन मैंने जैसे कान लगाकर नईम और मुलाजमा की बातें सुनी तो मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि वो तो ऐसी बातें कर रहे थे जो दो लोग तब करते हैं जब वो एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करें। कोई बहन भाई तो आपस में ऐसी बातें नहीं करते। मैं वहां से भागकर वापस जाने लगी थी। नईम ने मुझे देख लिया था। वो मेरे पीछे भाग रहा था और मुझे रोकना चाहता था, पर मैंने दौड़ लगा दी। अचानक से मेरा पांव फिसला और मैं धड़ाम से जमीन पर गिर गई। मेरी चीख की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी थी। मैं बेहोश हो गई थी। मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा, लेकिन ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था जो पिछले माह में मुझे महसूस होता था। मैं जान गई थी कि वो नन्ही सी जान अब इस दुनिया में आने से पहले ही दूर हो गई है। नईम ने मेरा हाथ थामा। वो मुझसे माफी मांग रहा था। मैं हैरान हो गई कि वो किस बात की माफी मांग रहा है। मुझे अपनी कहानी सुना रहा था कि वो कह रहा था कि इसे अपने कॉलेज में किसी लड़की से मोहब्बत हो गई थी जिसका नाम अनीला था। ऐसा सबके खिलाफ जाकर अनीला से शादी कर ली थी, लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि अनीला कभी माँ नहीं बन सकती। ये बात सुनकर इसकी माँ ने जबरदस्ती इसकी शादी मुझसे करवा दी। मैं जान गई थी कि वो अनीला और कोई नहीं, वही लड़की है जो मुलाजमा बनी फिरती थी और मेरी नंद भी की वही सहेली है। मैं नईम को तो माफ न कर सकी, लेकिन अब मैं ये जानती थी कि गलत सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, बल्कि वो मुलाजमा भी इस गुनाह की सजा भुगत रही है जो उसे किया ही नहीं। मैंने फैसला कर लिया था कि जो कुछ अनीला का है वो इसी का ही रहेगा। मुझे इसका कुछ भी छीनने का हक नहीं है। नईम को भी माफ नहीं किया था। अपनी इस नन्ही सी जान को याद करके मैं काफी अरसा आंसू बहाती रही थी। यही दुआ करती थी कि मैं फिर से वो खुशी महसूस कर सकूं।